हेलो एवरीवन, आप इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वकालतनामा पर अपना साइन करना चाहते हैं या क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप एक एडवोकेट बने एंड उसके लिए जरूरी है कि आप ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करें। अब ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इंडिया में जरूरी एग्जाम है सारे वकीलों के लिए। तो एक ही सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए ये वाला वीडियो बना रही हूँ। एग्जाम होता कैसे है, उसके लिए पढ़ना कैसे है, एलिजिबिलिटी किन किन के पास है और अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब लोग ये जो बेरैक्स बोलते हैं एआईबी के लिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार एआईबी के बारे में सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। बस आपको एक ही वीडियो देखना है, इसी से समझना है, सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ऑल इंडिया बार एग्जाम है वो साल में 2 बार होना चाहिए, पर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये साल में 2 बार नहीं, साल में बस एक ही बार होता है। इस साल यानी 2025 में जो एग्जाम होगा उसको हम कह रहे हैं AIB20 का एग्जाम इस साल होगा, इतना तो पक्का है। मैम कब तक हो सकता है? देखिए नवंबर दिसंबर तक होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये एग्जाम हमेशा नवंबर दिसंबर, अक्टूबर कहते हैं, अक्टूबर से पुश होके नवंबर, नवंबर से पुश होके दिसंबर, यानी इस बार भी नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने का चांस है। तो यही है आपका सही टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब ये ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में आपको 2-3 चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट तो ये है कि ये जो एग्जाम है ये आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी आप किसी भी स्टेट से लॉ किए हो, आप इंडिया में कहीं पर भी किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट हुआ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में जितने भी वकील हैं सबको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा, सबके लिए सेम एग्जाम होगा, नेशनल लेवल पर एक ही दिन पर सेम एग्जाम होगा। आपका स्टेट बार काउंसिल कौन सा है इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, यहां पे मैं स्टार मार्क भी लगा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त रॉन्ग गाइडेंस या रॉन्ग डायरेक्शन में जाए। मैं अभी बता देती हूँ ये चीज। कई बच्चे ऐसे होते हैं ये ऑल इंडिया बार एग्जाम को लेकर अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन उठाते हैं, जबकि आपको क्या करना चाहिए, एक ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। अभी ये रहा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, ये जो वेबसाइट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। कई बार ऐसा होता है कि रैंडम वेबसाइट्स एंड रैंडम न्यूज चैनल्स लोगों को मिसडायरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स में अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपको उन सारी चीजों पे विश्वास करना ही नहीं है, आपको मेरी बातों पर भी विश्वास नहीं करना है, कोई बात नहीं। ये रहा, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सब वकील बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वेयर इज द करेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एआईबी एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, इन सब चीजों के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। तो आपको जब भी एआईबी के बारे में कुछ भी जानना हो, आपको क्या करना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आके चेक करना चाहिए। मैं अभी बता रही हूँ ताकि बाद में आप ये ना कहे कि मैम उस वेबसाइट में ऐसा लिखा है, यहाँ पर ऐसे इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, तो सही दिशा में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए ना। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है मैम? देखिए ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए पहले ऐसा होता था कि आप एक लॉ ग्रेजुएट हो, लॉ ग्रेजुएट के साथ साथ आपके पास स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट हो चुका हो, ये मैंडेटरी था। पर पिछले साल यानी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया एंड स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में उन्होंने कहा कि देखिए अब हम एलिजिबिलिटी बढ़ा देते हैं। एलिजिबिलिटी को क्या कर दिया उन्होंने, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करके ये कहा है अगर आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं भी लिए हैं, विदाउट एनरोलमेंट, तो भी कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हो एआईबी एग्जाम लिखने के लिए। उन्होंने ये भी कह दिया अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो पर आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज से आपके पास अभी फाइनल डिग्री आपके हाथ में नहीं आई हो, तो भी कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हो। आपने लॉ खत्म तो कर दिया ना, सारे एग्जाम्स तो लिख दिए ना, अब फाइनल डिग्री आपके हाथ में नहीं आए वो यूनिवर्सिटी की गलती है, वो आपके कॉलेज वालों की गलती है, स्टूडेंट की गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए एलिजिबिलिटी अब बढ़ा दिया है।
2024 में ये चेंज आया है तो पक्का इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में भी जो एग्जाम होगा इन सब स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी रहेगी। आपका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं भी हुआ ना तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखें कि एलिजिबिलिटी आपके लिए भी होगा टू राइट द AIB एग्जाम। फाइनल डिग्री नहीं है तो भी कोई बात नहीं, एलिजिबिलिटी तो होगी। अब उन्होंने एक और चीज भी बता दिया, अगर आपने अभी तक अपना फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स लिखे भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको भी एलिजिबल मान लेते हैं। तो 2024 यानी पिछले साल इनको भी एलिजिबिलिटी मिली थी, इस साल भी सारे फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें सिर्फ फाइनल ईयर नहीं, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर, यानी अगर आप 5 ईयर का लॉ का कोर्स कर रहे तो आप अपना 10th सेमेस्टर में रहे, एंड अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्स कर रहे तो आपका 6th सेमेस्टर, इन्हीं लोगों को एलिजिबिलिटी मिलता है। 10th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी होता है। एंड जरूरी हो कि आपके कोई बैकलॉग नहीं हो, अगर आपके पिछले सेमेस्टर्स के बैकलॉग्स रह गए हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। तो इस साल जो 2025 में एग्जाम होने वाला है सेम ही एलिजिबिलिटी इस साल भी होगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अब एग्जाम कैसे होगा मैम, देखिए काफी सिंपल सा पैटर्न है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, हर क्वेश्चन का 1 मार्क, बस वेरी सिंपल। टाइम कितना मिलेगा मैम, टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। एंड ये जो एग्जाम होगा ये पेन एंड पेपर मोड में होगा। कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड मोड में होते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चंस कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेंगे, आपको वहीं पे आंसर सेलेक्ट करना होगा। ये ऐसा नहीं है, ये OMR का सिस्टम चलता है। इसमें क्या चलता है, OMR का सिस्टम। आपको आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जब बेल बजेगी आप वो सील खोलते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, OMR शीट पे बबलिंग करनी पड़ती है। और ये बबलिंग में कई लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, वैसे जब एग्जाम की डेट नजदीक होगी तो मैं समझा दूंगी बबलिंग में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। पर ध्यान रखें इसमें OMR का बबलिंग का सिस्टम है, ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का सिस्टम नहीं। अब अच्छी बात यह है, नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो क्या हम गेस वर्क कर सकते हैं? यस, आराम से गेस वर्क कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। अच्छा मैम क्या है ये फोटो, क्या दिखा रहे हो? अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो यही तो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो एग्जाम है ये एक ओपन बुक एग्जाम है। एक्चुअली ना मैं ये काट देती हूँ, यहाँ पे बुक नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे एक्चुअल में लिखना चाहिए था, मैं बताती हूँ क्या। यहाँ पे लिखा होना चाहिए था ओपन बेयर एक्ट एग्जाम। इसका क्या मतलब है कि आप जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं ना, ये कोई स्टूडेंट का ही फोटो था जिन्होंने AIB 19 लिखा था। तो एग्जाम हॉल जाने से पहले आपको क्या करना है पता है, ऐसे ही जितने भी सिलेबस के बेयर एक्ट्स हैं सारे बेयर एक्ट्स को खरीदने पड़ेंगे, वो आपको इकट्ठा करके बेयर एक्ट लेके आपको एग्जाम हॉल में जाना पड़ता है। क्योंकि ये ओपन बेयर एक्ट एग्जाम है, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर तो दिया जाएगा एंड आंसर्स आपको अपने मेमोरी से नहीं, बेयर एक्ट के इस्तेमाल करते हुए आपको करना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओपन बेयर एक्ट एग्जाम। अब इसमें हर तरीके के बेयर एक्ट्स अलाउड नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बेयर एक्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बेयर एक्ट विदाउट कमेंट्स। अब बेयर एक्ट्स के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्ड में हर बेयर एक्ट को दिखाते हुए एक वीडियो बनाया, वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर देती हूँ ताकि आप गलत बेयर एक्ट्स खरीद के ना जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप गलत बेयर एक्ट खरीद के एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो पिछले सालों में ऐसा देखा है हमने कि सेंटर वाले आपके बेयर एक्ट्स को अंदर अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि आपने गलत बेयर एक्ट खरीद लिया। तो गलत बेयर एक्ट मत खरीदिए। बेयर एक्ट खरीदने से पहले जरूर मैंने जो डिटेल्ड वीडियो बनाया है जस्ट ऑन बेयर एक्ट्स वो देख लीजिए एंड उस हिसाब से ही अपना बेयर एक्ट्स खरीद के जाना। क्योंकि अभी आप पैसे खर्च करोगे, बेयर एक्ट्स चीप भी नहीं आते, 2-3 हजार के तो आपके सिर्फ बेयर एक्ट का खर्चा आएगा। तो 2-3 हजार आपने स्पेंड भी कर दिया, गलत बेयर एक्ट्स आप लेके आ गए, वही लेके आप एग्जाम हॉल में चले गए एंड आपको एंट्री ही नहीं मिली। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे से देख लीजिए क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, उसी के हिसाब से आप सारे बुक्स खरीद के ले जाना। तो क्या बेयर एक्ट ले जाना मैंडेटरी है? यस मैम। क्या बेयर एक्ट के बिना एग्जाम पास हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये जो एग्जाम है इसमें टेस्ट कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में जब लॉयर बनेंगे और आपके पास एक केस आएगा
तो वो आप केस सॉल्व करने के लिए बेरैक्ट जिसमें आपका लॉ है उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये जो AIB एग्जाम है, AIB एग्जाम में यही वाला आपका स्किल को टेस्ट कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप बेरैक्ट्स खरीदें। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स पहले आप सारे बेरैक्ट्स खरीदें, बेरैक्ट्स को यूज करना सीखे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉलेज में कोई गाइडेंस ही नहीं है, बेरैक्ट होता कैसा है, बेरैक्ट को पढ़ना कैसे है, बेसिक क्वेश्चंस कैसे करना है बेरैक्ट से, उसमें भी उनको तकलीफ होती है। तो डोंट वरी, मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया है कि अगर आपको बेरैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, वो भी मैं लिंक कर देती हूँ यहाँ पर, तो आप वो वाला बेरैक्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए कि बेरैक्ट खोलते ही आपको क्या करना चाहिए, क्या दिखेगा, क्या होता है। देखिए बेरैक्ट कुछ ऐसा दिखता है आपको, ये कुछ 100 पेज का बेरैक्ट है, अपना नया वाला BNS, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। ऐसा बेरैक्ट तो आप खरीद तो लोगे, पर इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब आगे जाके इसमें से जो बहुत 100 पेज का बेरैक्ट है, इसमें से क्वेश्चंस कैसे ढूंढना है, ये सब समझाते हुए मैंने डिटेल्ड विस्तार में वीडियो बनाया, वो देख लीजिए, ठीक है। कमिंग बैक, तो जरूरी है कि आप बेरैक्ट्स तो खरीदो। नेक्स्ट, इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है मैम? अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स, यानी 45 आउट ऑफ 100 आपको करेक्ट लाना ही लाना है। एंड अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको कितने लाने चाहिए? 40 आउट ऑफ 100 तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अब इसमें कोई रैंक या मार्क नहीं होता है। अगर आपका फाइनल रिजल्ट देखा जाए ना, तो फाइनल रिजल्ट में एक ही शब्द आता है, या फिर पास आता है या फिर फेल आती है, बस। इसमें कोई रैंकिंग का सिस्टम नहीं होता है, मार्क्स डिक्लेयर नहीं करते कि आपको एंड में कितने मार्क्स हैं। तो हमेशा मैं यही सजेस्ट करती हूँ, जो क्वालिफाइंग मार्क है या जिसको हम कट ऑफ मार्क भी बोलते हैं, आप हमेशा अपना कैटेगरी के कट ऑफ मार्क से 10 मार्क ज्यादा लेके चले। यानी आपको 45 आना चाहिए, तो आपको मिनिमम 55-60 का स्कोर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये AIB के पेपर में डिलीशंस हो जाते हैं, क्वेश्चंस डिलीट हो जाता है, और 1-2 क्वेश्चंस नहीं, 7-8 क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं। तो कई बार हमने देखा क्वालिफाइंग मार्क या कट ऑफ मार्क में दिक्कत आ जाती है। तो सेफ जोन में रहने के लिए, फेल नहीं होने के लिए, पास ही होने के लिए, सेफ जोन में रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एटलीस्ट 10 मार्क्स का बफर रख के ही चलना चाहिए, ये आप ध्यान रख लो बस। तो 45 है तो आपको 55 to 60 का एम करना है। आपका 40 है तो 40 + 10 कर दीजिए, 50 to 55 मार्क्स के रेंज में तो आपको रहना ही रहना है, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने बात की कि पेपर होता कैसे है, 100 मार्क्स बेरैक्ट्स लेके जा सकते हो, बेरैक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आंसर्स करना है, एंड ये आपका कट ऑफ मार्क। अब देखते हैं सिलेबस, सिलेबस में कौन सी चीजें आती हैं। यहां पे बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मैं सच बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सिलेबस ना आसान नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये सारे ही लॉस कवर होते हैं। एक बार आप खुद सोच लीजिए कि अब तक जो आपने लॉ कॉलेज में एग्जाम्स दिए होंगे, आपने एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, कॉन्स्टिट्यूशन वो भी पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 1 या 2 दिन पढ़ के अगले दिन कॉन्स्टिट्यूशन 1 का एग्जाम लिख के आए होंगे। फिर आईपीसी एक दिन पढ़ के उसका एग्जाम लिख के आए होंगे। फिर ऐसे ही CRPC, फैमिली लॉ, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग दिन पे आपने एग्जाम लिखा है। पर कहीं पर भी आपने पिछले 3 इयर्स ऑफ लॉ या 5 इयर्स ऑफ लॉ में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने 25 या 30 बेरैक्ट्स का एग्जाम एक ही दिन, सिंगल डे, सिंगल सिटिंग में, 3 ही घंटे में 25 to 30 बेरैक्ट्स का एग्जाम लिखा हो। ये कभी आपने नहीं किया है। इस एग्जाम में आप यही करने वाले हो। देखिए यहाँ पे फैमिली लॉ लिखा है, पर फैमिली लॉ के अंदर आपके 4 बेरैक्ट आते हैं, है ना। फिर ये देखिए यहाँ पे उन्होंने सारा मिला तो दिया, पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग बेरैक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अलग बेरैक्ट है, प्रॉपर्टी लॉज अलग है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अलग है। तो ऐसे सारा अगर आप बेरैक्ट का लिस्ट ऐड कर देते हो ना, तो लगभग आपके 25 to 30 बेरैक्ट्स का सिलेबस होता है। तो सिलेबस काफी ज्यादा है। एंड पिछले साल उन्होंने पुराने क्रिमिनल लॉज एंड नए क्रिमिनल लॉज दोनों सिलेबस में दिए हैं, बट AIB जो 20 का एग्जाम जो इस साल होगा, उसके लिए हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो IPC है, जो पुराना वाला क्रिमिनल लॉ है, वो नहीं आएगा। तो IPC नहीं आएगा, CRPC नहीं आएगा,
एंड आपका जो एविडेंस एक्ट होता है, एविडेंस एक्ट नहीं आएगा तो अब क्या आएगा, डायरेक्ट न्यू क्रिमिनल लॉज ही आएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, सीआरपीसी नहीं आएगा, आपका बीएनएसएस पक्का आएगा, बीएनएस पक्का आएगा, भारतीय न्याय संहिता। तो अब इस बार आपका जो नया क्रिमिनल लॉज है वो ही आएंगे, ये तय है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें कि सिलेबस तो ज्यादा ही है, सिलेबस ज्यादा ही है। ऐसा नहीं है कि 2-3 बुक्स खरीद के लेके जाएंगे उसमें से आंसर कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे ही बैराक से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए उन्होंने ये भी बताया कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो भी उन्होंने सिलेबस में ही बता दिया। तो देखिए सारे ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका आर्बिट्रेशन एक्ट से भी आता है, लेबर लॉ से भी आते हैं, न्यू लेबर लॉ से हमने क्वेश्चंस देखा पिछले साल। तो हर ही बैराक से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि दो ही बैराक खरीद के ले जाएंगे मैम उससे कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो आखिरी के है ना, उसमें थोड़ा कम वेटेज है, आखिरी के बैराक्स में थोड़ा सा लेस वेटेज आपको यही दिखेगा, बट इससे पहले के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप खुद देख सकते हैं वेटेज उनका ज्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि मैम प्रिपरेशन कैसे करना है। प्रिपरेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम टफ है कि इजी है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे ना कि आप कितना मेहनत करोगे, है कि नहीं। देखो मैं एक बहुत ही सच बात बोलती हूँ, अगर आप AIB 13, 14, 15 उस टाइम के पेपर्स लेके देखते हो तो आपको लगेगा कि एग्जाम तो बड़ा इजी है, इसके लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लगेगा। मैं अपनी ही बात बताती हूँ, मैंने तो एग्जाम का कब का लिख दिया था। तो उस जमाने जब मैंने एग्जाम लिखा था AIB का, तब तो काफी आसान था। एंड पता है उस टाइम पे 45 मार्क्स भी लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब आपको सिर्फ 35 आउट ऑफ 100 कैटेगरी के लिए एंड जनरल के लिए 40 आउट ऑफ 100 इतने ही लाने थे। तो 35 या 40 मार्क्स के बीच में कहीं पे भी आप ला दिए तो काफी है। तो उस जमाने में ये सच था कि अगर आप 4 बुक्स लेके चले जाओगे तो भी आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते थे, क्योंकि उस जमाने में जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे डायरेक्ट आते थे। यानी आपको बस बैराक, ऐसा बैराक है, बैराक खोलना है, उसमें से बस ये सेक्शन 4 देख लिया, सेक्शन 4 से ही सीधा सीधा आपका क्वेश्चन हो गया। उस जमाने में ऐसे क्वेश्चन थे। पर मैम अब कैसा हो गया, ये देखिए, ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये AIBE 19 का क्वेश्चन पेपर है। अब अगर आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 15 है, आप क्वेश्चन 15 को समझ के आंसर करने के लिए आपको पता है कौन सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच का फर्क आपको पता होना चाहिए। मर्डर आपको बैराक में मिलेगा, कल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन बैराक में मिलेगा, पर मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड दोनों डेफिनेशंस को पढ़कर ऑन द स्पॉट समझकर उन दोनों को कंपेयर करते हुए आपको ये आंसर लिखना है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एक जमाने में नहीं आते थे। AIB 17 से 18 मुश्किल हुआ, 18 से 19 मुश्किल हुआ, और 19 में तो एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे कितने क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें आपको मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड के बारे में पता होना चाहिए, उसका डिफरेंसेस पता होना चाहिए। उस डिफरेंसेस को ये वाला जो केस स्टडी उन्होंने दिया है, इस केस स्टडी में आपको अप्लाई करते हुए आंसर लिखना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बना दिया है। ये बस एक क्वेश्चन नहीं है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा। आपको पता होना चाहिए, पहले आप पढ़े ये केस स्टडी पढ़े, ये अमित और रानी ने क्या किया, उन्होंने थेफ्ट किया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया, बर्गलरी किया, रॉबरी किया। यानी आपको पता होना चाहिए थेफ्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, रॉबरी का, बर्गलरी का कॉन्सेप्ट पता हो। एंड वंस अगेन ये केस स्टडी समझकर, केस स्टडी में अप्लाई करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको समझा रही हूं कि ये टफ है या इजी है, आपको खुद पेपर देख के ही समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, आप खुद एक बार देख लीजिए। पहले मैं बताती हूँ ऐसा आता था क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 19 देखिए, ये CRPC का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ऐसा आता था, CRPC में अरेस्ट का टॉपिक है, हाँ जी है, हम कहते थे हाँ अरेस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। हम कहते थे बस सेक्शन 41 आप एक बार देख लेना, एग्जाम हॉल में आपको सेक्शन 41 खोल के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसके साथ कंपेयर करके आंसर मिल जाएगा।
पहले ऐसा होता था। तो पहले क्या पता होना चाहिए था, इतना ही पता हो कि सेक्शन 41 में अरेस्ट के बारे में है, इतना पता हो तो काफी था। पर अब ये क्वेश्चन 19 पढ़िए, इसमें कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, एक और बार केस स्टडी का एप्लीकेशन, आईपीसी केस स्टडी एप्लीकेशन, सीआरपीसी केस स्टडी एप्लीकेशन। अब सीपीसी में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, सीपीसी का भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा। पहले पूछते थे बस ट्रांसफर किस सेक्शन में दिया गया है, ट्रांसफर ऑफ सूट। अब ट्रांसफर ऑफ सूट के बारे में फिर से उन्होंने एक केस स्टडी बना दी, 29 देख लीजिए। 30, पहले एक तो ऑर्डर से क्वेश्चंस आते ही नहीं थे, जो आपका सीपीसी का ऑर्डर्स होता था उसमें से क्वेश्चंस आते ही नहीं है। आप ये देखिए क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, आप केस स्टडी समझिए, केस स्टडी को समझते हुए आप देखिए विच प्रिंसिपल ऑफ सीपीसी इज अप्लाइड इन द सिचुएशन। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। केस स्टडी पहले आप क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन में आप ये समझे कि वो पूछ क्या रहे हैं, फिर आप आइडेंटिफाई करें इसमें कौन सा लॉ का प्रिंसिपल, कौन सा लॉ का पॉइंट अप्लाई हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सीपीसी में भी उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन बेस्ड बना दिया। तो ये जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, अब ये सारे सिलेबस में डायरेक्ट क्वेश्चंस कम कर दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम हो गए। डायरेक्ट क्वेश्चंस एक जमाने में 25 to 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रॉम बैराक आते थे, विच इज आपका AIB 16 का पेपर देख लीजिए, 15 का पेपर देख लीजिए, आपको ऐसा मिलेगा। पर जो आपका AIB 18 एंड AIB 19 का पेपर्स अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि मे बी 10 to 15 क्वेश्चंस ओनली, डायरेक्ट बैराक क्वेश्चंस 10 to 15 क्वेश्चंस ओनली आपको देखने को मिलेगा। मैंने इनफैक्ट स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस भी किया है AIB 19 पेपर का, चाहो तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि क्या अब ये एग्जाम इजी रहा है? नो, इट इज गेटिंग टफर एंड टफर, टफनेस बढ़ा रहे हैं। एंड हमेशा एज आई सेड कुछ क्वेश्चंस विड्रॉ हो जाते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो जिनकी वजह से आपका जो टोटल स्कोर है ना उसमें काफी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस विड्रॉ हो जाते हैं। बच्चे जब एग्जाम लिखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हम इजीली 50-55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, पर आपके 55 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस तो उन्होंने विड्रॉ कर ही दिए, तो यानी आपने एक्चुअल में ओनली 45 ही अटेम्प्ट किया है, तो 45 में 4-5 गलत हो गए, तो आप कट ऑफ से नीचे रह रहे हो। तो इसीलिए अब एग्जाम मल्टीपल रीजंस की वजह से टफ होता गया है, ये बात भी आप ध्यान रखें। अब ये सारे क्वेश्चंस दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इस बार तैयार रहें। एंड लेंदी क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले आप पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो केस स्टडी है उसको आप खुद समझेंगे, आपको पहले अंडरस्टैंड भी तो करना पड़ेगा वो कह क्या रहे हैं, ए ने ये किया, बी ने वो किया, राजू ने ये किया, चरण ने ये किया, तो ये पूरा समझने में भी आपको टाइम लग जाता है। फिर समझ के आपको बैराक में सही प्रोविजन ढूंढना पड़ेगा, ये सब देखकर फाइनल आंसर ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, इसमें टाइम लग जाता है। तो ये चीजें अभी आपको प्रिपरेशन में ध्यान रखना ही पड़ेगा, राइट। तो प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप सारे बैराक्स खरीद लीजिए। बैराक्स को यूज करते हुए पुराने वाले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसमें से क्वेश्चंस कीजिए। मैं यहीं पे बता देती हूँ, आप सीधा सीधा AIB 17, 18, 19 पेपर से स्टार्ट मत करना, क्योंकि दे आर टफ। आप बिगिनर हैं, अभी पहली बार बैराक यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो AIB 14, 15, 16 ये वाले पेपर्स से ही स्टार्ट करना, क्योंकि वो थोड़ा फॉलो करने में आपको इजी रहेगा। 14, 15, 16 जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा बैराक से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहले बैराक्स खरीद लीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देन धीरे धीरे आप थोड़ा टफ क्वेश्चन 17, 18 एंड 19 के पेपर से कर सकते हो, क्योंकि 17, 18, 19 के पेपर्स यानी पिछले 3 साल के पेपर्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो सीधा सीधा आज ही बुक खरीदे, आज ही हमने AIB 18 या 19 पेपर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ स्टडी में बहुत दिक्कत आएगी। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। एंड पिछले साल हमारी जो बैच थी उसमें बहुत सारे लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिए। इस बार
नया बैच स्टार्ट होगा, AIB 20 का बैच, एंड बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगी नए बैच के अनाउंसमेंट के साथ। तब तक अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। AIB के रिलेटेड ढेर सारा यूजफुल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।